अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे क्या कुछ शॉर्ट में है, क्या कुछ लॉन्ग में है। कोशिश करेंगे कि जैसे आपकी बुक में लिखा है वैसे ही आपको पढ़ाया जाए, वही वर्डिंग इस्तेमाल की जाए ताकि आपके लिए इजी रहे, ताकि आप कहीं से भी तैयार करो यानी बुक में कहीं से ही पढ़ो आपको समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप एक रजिस्टर जरूर ले लें और उस रजिस्टर को लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने नोट्स डिजाइन करने हैं। भाई नोट्स डिजाइन क्या क्या मतलब है, देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, आप लिख लें SQ1 SQ2, यानी इस तरह आपको हर चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस का पूरा डेटा मिलेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम आज पढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह हर चैप्टर का कितना लॉन्ग 1, लॉन्ग 2, लॉन्ग 3, ये सारे आपको जब पता होंगे तो साल के आखिर में जब आप ये कहते हो सर कौन से शॉर्ट करने हैं इस चैप्टर में, कौन से लॉन्ग है, कौन से अहम है, सारे बताएंगे कौन से अहम रहेंगे, कौन से, जैसे कि आज का क्वेश्चन एक अहम क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो कौन से अहम है ज्यादा और कौन से शॉर्ट ज्यादा अहम है, ये सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा ताकि आपको साल के एंड तक, यानी जब तक आप, साल के एंड का मतलब ये है कि हमारे 3-4 महीने मैक्सिमम, उस वक्त तक आपको हर चीज तैयार हो और आप बेस्ट तरीके से चल रहे हो। इंशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है जी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जब भी आपको लेक्चर मिलेगा तो नोटिफिकेशन भी साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ द गैस। एक भाई थ्योरी है गैस की जिसको हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस थ्योरी का क्या फायदा है, अभी आप पूछोगे सर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी होती क्या है, वो भी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये थ्योरी क्या काम कर रही है या किस तरह से हमारे लिए अहम है। देखो बेटा, सबसे पहले यही सवाल है और यही नीचे जवाब है। इसका जवाब मैं समझाता हूं, समझा मैं दूंगा, लिखा हुआ यहां पर है। कहते हैं मैं क्या लिखूंगा, केपीटी। केपीटी मतलब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, लेकिन आपने पूरा लिखना होगा, ठीक है। मैं जरा वक्त, जगह कम होती है, यानी जगह कम है और साथ टाइम भी हमारे पास कम है, तो मैं जरा ऐसे मुख्तसर कर रहा हूं। हाँ, जो आपकी बुक के अंदर ऐसे वर्ड लिखे हो, यानी जो पहले से ही क्या हो, असाइंड हो, उनका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो, लेकिन जो नहीं है उस मैंने खुद बनाए हुए हैं या आप अपनी आसानी के लिए बना रहे हो, एग्जाम में उसको वैसे नहीं लिखते। एग्जाम में वही लिखते हैं जो बुक लिखती है। तो देखो भाई, कहता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के, या पहले आपने पढ़ा है फिजिकल स्टेट्स, वो कौन कौन सी होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, और इसके साथ साथ एक और स्टेट भी होती है जिसे हम कहते हैं बैक स्टेट, BEC, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी फिलहाल हम 4 स्टेटमेंट लेके, यानी 4 फेजेस लेके चलेंगे क्योंकि आपकी बुक ने भी 4 का जिक्र किया, लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा। अब इन्हीं का आपस में, यानी देखो अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है या किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो ये केपीटी इन फिजिकल स्टेट्स को भी डिस्कस करती है। एक बात और, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई चीज कैसे दिख रही है, कितनी जगह घेर रही है, ये सब चीजें भी ये बताती है, ठीक है। तो केपीटी एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैसेस। अब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी का जिक्र आपकी बुक में है, आपने ये लिखना है। सच एज देयर एबिलिटी टू compress। भाई गैस के पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पिस्टन है, अगर हम चाहें, ये यहाँ हमारे पास गैस के पार्टिकल है, अगर हम चाहें तो ये पिस्टन नीचे करें, ढक्कन नीचे करें जो एक रबर का बना हुआ होता है ताकि गैस साइडों से ना निकले, तो क्या होगा, गैसेस कम जगह में आ जाएंगी। जब कम जगह में आ जाएंगी तो उसे हम कहेंगे कि गैस कंप्रेस हो गई है। तो गैस के कंप्रेशन के बारे में ये थ्योरी बताती है। एक्सपैंड, अगर गैसेस को खुलने का मौका दिया जाए, अगर हम इसको मजीद ऊपर की जानिब कर दें तो क्या होगा, गैसेस खुल जाएंगी या कह लें डिस्पर्स हो जाएंगी। तो गैस कैसे एक्सपैंड करती है। डिफ्यूज, अगर किसी जगह पर गैस की मिकदार ज़्यादा है वो उस जगह पर हरकत करके जाती है जहां पर उसकी मिकदार कम है। जैसे खुशबू की बोतल अगर आप खोल के रख दें कमरे के कॉर्नर पर तो ऑटोमेटिकली सारे रूम में वो फैल जाएगी। तो ये फैलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो गैस डिफ्यूज करती है, इसके बारे में भी ये थ्योरी बताती है। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट, ये थ्योरी ये मानकर चलती है दैट गैसेस consist of particles which are continuously moving randomly।
कहता है गैस के पार्टिकल हर, जैसे आपके कमरा है, इस कमरे में गैस के पार्टिकल्स हैं, वो हर वक्त क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, इसे कहते हैं रैंडम मोशन। तो रैंडमली गैस के पार्टिकल हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, ये थ्योरी ये मानती है। और फिर वो लिखता है इसके अलावा इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये भी बताती है थ्योरी क्या, गैस लॉज। भाई गैस के कुछ लॉज हैं, जैसे एक बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, तो डिफरेंट किस्म के गैस लॉज हैं, उनको वो लॉज कैसे काम करते हैं उनके बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस, और ये यही बताती है कि कोई चीज सॉलिड है जैसे कि बर्फ, तो वो कैसे चेंज हो जाती है लिक्विड के अंदर यानी कि पानी में, और पानी कैसे चेंज हो सकता है किसी गैस यानी वेपर्स में। तो इस तरह से एक शय गर्म करने पर मेल्ट होती है या बॉयल होती है, ये फिजिकल स्टेट की इंटर कन्वर्जन है, ये गैस इंटर कन्वर्जन के बारे में भी बता सकती है। तो बेटा ये था जी एक शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारे लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी कर लें, मतलब शुरू से लेकर और यहाँ तक कर लें, तो भी आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है क्या। अब जो आप कह रहे हैं कि भाई ये थ्योरी तो बड़ी जबरदस्त है, ये थ्योरी तो एक्सप्लेन कर सकती है चीजों को, तो ये थ्योरी है क्या, यही सवाल है, ये थ्योरी है क्या। जब हम कहते हैं ना थ्योरी, थ्योरी में क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके पॉइंट्स को पोस्टुलेट्स बोलते हैं, नुकात बोलते हैं। तो यही वो पूछ रहा है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ द गैसेस। भाई इस थ्योरी के नुकात या पार्टिकल्स या कह लो वो लाइंस बताओ जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस करती है। तो देखो भाई, हम नंबर 1 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आर गिवन बिलो, वो नीचे दी गई है, ये आप लाइन लिख दें, अच्छी बात है, उस पर नंबर 1। अब नंबर 1 पर क्या है, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और वो पार्टिकल ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हरकत कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये गैस के पार्टिकल हैं 3-4 हमारे रूम के अंदर है, ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ हरकत कर रहा है, कोई पार्टिकल इधर हरकत कर रहा है, कोई नीचे हरकत कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन में हरकत चलती है। अब मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉइंट्स लिखे हैं कि सारे पॉइंट्स कवर तो हो गए हैं, उनका मेन आइडिया भी यहाँ पर आ गया है, और जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएंगे। लेकिन बोर्ड में ये पॉइंट्स थोड़े से आप बड़े करके भी लिखें, यानी जो बच्चे फुल 60/60 मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाहिर सी बात है इसको अच्छा करके, मजीद अच्छा करके लिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आपकी ही बुक से निशान लगवा दूंगा, इसी लेक्चर के एंड में मैं आपको निशान लगा के दूंगा कि आपने बुक से अगर इसको लिखना है तो कौन सा पॉइंट कितना कहां से लेकर कहां तक करना है। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन समझ अभी लो, अगर समझोगे तो आप पता चलेगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो अब वो कहता है गैस के पार्टिकल हर वक्त हरकत करते हैं और रैंडम मोशन में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कुलियन। देखो भाई होता क्या है, समझ लो ये हमारे पास एक गैस का मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है, दीवार है, और ये दीवार जरा आपको बड़ी करके दिखा रहा हूं। अब होता क्या है, अब होता यह है कि एक पार्टिकल है, जैसे ये हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये पार्टिकल आपके पास आ रहा है, यानी दीवार के पास आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है आगे तो दीवार है, अब जो दीवार है तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है टकराएगा। तो जब टकराएगा, एक पार्टिकल नहीं है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जब वो आके यहाँ पर टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स। ठीक है, एक फोर्स जनरेट करते हैं एक खास जगह पे जिसको हम कहते हैं एरिया। जब फोर्स किसी खास एरिया पे असरअंदाज होती है तो उसी फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। तो आप ये समझें कि जब गैस के पार्टिकल आकर टकराते हैं दीवार के साथ, यानी वेसल की या पैमाने की या बीकर की दीवार के साथ, या वो आपस में टकराते हैं तो प्रेशर बनता है, इसको ही हम गैस का प्रेशर बोलते हैं। इसके बाद वो लिखता है कि कुलियन ऑफ द पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक। ये वर्ड इलास्टिक इस्तेमाल नहीं हुआ आपकी बुक में, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसका तर्जमा इस्तेमाल हुआ है। तर्जमा क्या है, मतलब यह है कि जब पार्टिकल आपस में आके टकराएंगे ना तो कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा है डेल एच इज इक्वल टू 0, मतलब कोई ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी। यानी आप ये समझ लो कि पार्टिकल्स जब आपस में आके टकराते हैं या दीवारों के साथ टकराते हैं तो एनर्जी ना बढ़ती है ना घटती है। इसी को ही, इस टकराव को ही परफेक्टली इलास्टिक
कुलयन कहते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं आया एनर्जी का। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कितना लिख देना है। और गैस के पार्टिकल, ये वजह क्या है, गैस के पार्टिकल के दरमियान कोई भी क्या नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती। क्योंकि देखो, जब आप सपोज करो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने ऐसे करना शुरू कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, गर्मी पैदा हो रही है, हरारत बढ़ रही है सिस्टम की। क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन किसी जगह की एनर्जी को बढ़ा भी सकती है, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स में किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं आई है, तो इसलिए एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। नंबर 4 कहता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। अब वो कहता है गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर हैं कि उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये मान के चलो। होती है, लेकिन हम ये थ्योरी के हिसाब से चल के चलते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका फायदा भी है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो कि गैस के पार्टिकल, देखो ना आपके कमरे में आपको गैस नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि एक पार्टिकल जो वैसे आपको आंख से नजर नहीं आता, वो एक दूसरे से इतना दूर है कि पार्टिकल की बजाय खाली जगह ही नजर आ रही है। लेकिन वही पार्टिकल अगर करीब 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 आकर इकट्ठे हो जाएं, तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड। तो बात इतनी सी है यहां पर कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत ही कम है, उसे हम कहते हैं नेग्लिजिबल। जब हम कहते हैं नेग्लिजिबल, इसका मतलब है ना होने के बराबर। फिर उसके बाद लिखता है एक और पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, इसे हम AVE लिखा है मैंने, एवरेज समझ लो उसको। आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में सीधा करके लिखा हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को हरकत दे रही है, या वो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो हरकत की वजह से है, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, भाई एवरेज क्यों कहा? एक कंटेनर में कोई पार्टिकल तेज दौड़ रहा है, कोई हल्का दौड़ रहा है, किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, तो फिर किसकी एनर्जी नापे? तो हमने एवरेज ले ली ताकि सबकी बात हो जाए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। देखो, इतना सा फिक्रा मैंने बोला है और काफी सारी बुक की लाइंस कंप्लीट हो जाती हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टेकन इन केल्विन या इन केल्विन स्केल। तो बात यह है कि केल्विन स्केल जो होता है, या कह लो सीधे सीधे बात करो कि भाई जितने मॉलिक्यूल तेज हरकत करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तेज दौड़ने का मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा। देखो सपोज करो कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। कुकर के अंदर क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं तो अंदर गैस बनती है, वो जो सीटी ऊपर लगी होती है या वेट होता है, वहां से गैस निकलते नजर भी आती है आपको। अगर हम वो सारे सुराख बंद कर दें ऊपर से, तो अंदर गैस क्या होगी, बढ़ते 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 वो कंटेनर या वो प्रेशर कुकर फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्यों? यही तो वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल इतनी तेजी से हरकत कर करके जोर लगा रहे हैं, यानी प्रेशर लगा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे कहा फोर्स लगा रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं की बात है। तो वो इतना जोर जोर से फोर्स लगा रहे हैं चारों तरफ कि उनका क्यों क्यों लगा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, भागने हरकत करने वाली एनर्जी बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से। यही तो बात हुई है कि जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। उल्टा भी कह सकते हो, किसी गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं इट इज सेम। अब थ्योरी कहती है कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी सेम है फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर। यानी अगर कोई गैस भी ले ली जाए हमारे इर्द गिर्द, चाहे हीलियम है, नियॉन है, सोड अपना हाइड्रोजन है, तो वो गैसेस जितनी, या अमोनिया है और बहुत सारी गैसेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो कहते हैं इन सारी गैसेस को अगर हम एक जितना टेम्परेचर पर रखें तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो ये आपने मानकर चलना है। नंबर 6, लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। अब लिक्विड की बात आ गई। देखो इससे पहले ज्यादातर गैस का जिक्र हो रहा था, तो हमने गैस के बारे में पढ़ा, अब उसने लिक्विड के बारे में बताया। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये थ्योरी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स का जिक्र कर सकती है। तो लिक्विड पार्टिकल्स, अब आपको लिक्विड नजर आ रहा है ना, तो पार्टिकल करीब करीब है, लेकिन पार्टिकल अभी भी हरकत में है। तो वो यही लिखता है कि लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, मूव हरकत करते भी रहते हैं, नो फिक्स पोजीशन अपनी जगह पर नहीं रहते, एंड शेप, और उनकी ना तो पोजीशन फिक्स है ना उनकी शक्ल फिक्स है। आप जो जग में पानी पड़ा हुआ है उसको आप एक बारीक गिलास में डाल दो, मोटे गिलास में डाल दो, ठीक है, प्लेट में डाल दो, पानी हर एक शक्ल इख्तियार कर लेगा। मतलब पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं है,
जबकि पत्थर की अपनी शक्ल होती है। वो ग्लास में भी वैसा दिखेगा, प्लेट में भी वैसा दिखेगा, जग में भी वैसा दिखेगा। तो यहाँ पे लिखता है कि उसकी ना तो कोई पोजीशन फिक्स है, ना ही शेप फिक्स है, बट फिक्स वॉल्यूम। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी जो वॉल्यूम का अंदर जगह घेरना। अगर आपने एक गिलास पानी को जग में उलट दिया तो जग में एक गिलास पानी ही है, बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन गैसेस के मामले में उल्टा होता है। यानी गैस, अगर आपने एक गिलास गैस भरी हुई है, ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसे जग में डाल के ढक्कन लगा दो, वो सारे के सारे जग में फैल जाएगी। इसका मतलब है गैसेस का अपना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन लिक्विड का अपना वॉल्यूम है। जगह घेरने का की जो जगह, ये समझ लें, जगह जो घेरी जा रही है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं है। तो ये आपके पास लिक्विड के बारे में ये थ्योरी बताती है। और फिर आखिर में आता है सॉलिड का जिक्र। तो सॉलिड में क्या है, तो कहते हैं सॉलिड में कंटेन, सॉलिड में हो सकते हैं, एक वक्त में इनमें से कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, में कंटेन आयंस, यानी जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास एक ऐसा सॉलिड है जो आयनिक फॉर्म में होता है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इस तरह सॉलिड एटम्स पर मुश्तमिल है, जैसे कि आप जितनी भी मेटल्स पढ़ते हो, इन मेटल्स में एटम्स ही होते हैं। और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, जैसे आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है जो कि मॉलिक्यूलर है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि सॉलिड आयंस के बने हो सकते हैं, एटम्स के बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हो सकते हैं। और लिखता है इंटर पार्टिकल फोर्स, वो फोर्स जो पार्टिकल्स को, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल कहलाते हैं, और वो फोर्स जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखती है इज स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर है। यानी इसका मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, करीब आए हुए हैं, इसी वजह से तो उनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है और उनकी शेप भी फिक्स्ड है। तो यही बात उसने लिखी आखिर के अंदर, हैव फिक्स्ड पोजीशन। एक तो सॉलिड की पोजीशन क्या है, फिक्स है, और उसकी शक्ल भी फिक्स है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक पत्थर है, ये मेरे पास एक पत्थर है, और ये पत्थर अब मैं कहीं रखता हूं, मिसाल के तौर पर एक प्लेट में रख देता हूं, तो क्या ये पत्थर की शक्ल बदल जाएगी? नहीं, ये उस प्लेट के अंदर वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपको पहले दिख रहा था। इसका मतलब है कि इसकी जो शक्ल है वो फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, जितनी जगह घेरता है वो फिक्स्ड है। तो ये जो चीजें हैं, अब आप देख रहे हो कि मैंने 7 पॉइंट बनाए हैं, आपने भी ऐसे 7 पॉइंट बनाने हैं, तभी जाकर आपको क्या होगा बेटा, ये सही तरह से लिखा या लिखना आएगा। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो नोट्स में अगर आप ऐसे भी लिख लो, आपको समझ में अगर आ गई है, तो आप मुकम्मल लाइन लिख सकते हो। अब मुकम्मल लाइन कैसे लिखनी है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि आपने बुक से निशान कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो इसकी तरफ हम, यानी मैं आपको अपनी बुक की तरफ ले जाता हूं। और हाँ, जो बच्चे बुक, जिनको पता नहीं चला है, लास्ट टाइम मैंने लेक्चर दिया था उसके अंदर बुक के बारे में बताया था, तो बुक अगर आपके पास अभी नहीं है, फिजिकल बुक नहीं है, तो आप जाएंगे अपना डिस्क्रिप्शन में वहां से, या फिर आप अपने कमेंट्स में देख लीजिएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपने वहां से बुक को डाउनलोड कर लेना है और अपना काम शुरू करना है, अगर आपके इलाके में अभी तक बुक नहीं आई, ठीक है। और उर्दू मीडियम वाले भी परेशान ना हो बेटा, तो आप थोड़ा सा अपनी बुक को रीड करेंगे, आपको खुद ब खुद ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में मुश्किल होती है, इसलिए हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर भी ऑलमोस्ट आपको आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पढ़ा तो उर्दू में ही रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। जी बेटा, ये अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 2 पर, ठीक है। पेज नंबर 2 पर आप आएंगे और ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ छोड़कर तीसरे पैराग्राफ में आ जाएंगे, जहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करना है। चाहो तो मेरी तरह लिख दो कि राइट, जैसे मैंने लिखा था पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आर गिवन बिलो, वहाँ से शुरू कर दो तो भी ठीक है, यहाँ से शुरू करो आपको भी ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके पास बनता है ये वाला, गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल ऑफ कंटेनर सिंस द प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा देखो, जिसने थोड़ा कम लिखना है वो यहाँ तक लिख ले दूसरा पॉइंट, ठीक है। और अगर जिसने मुकम्मल लिखना है वो मुकम्मल लिखे, यानी जो अच्छी तैयारी कर रहेगा वो मैक्सिमम याद करेगा, तो उसके लिए ये वाली बात आ जाएगी, सिंस द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वे लाइन लिख लें, अगर ना लिखना चाहें तो बस यहाँ तक भी काफ़ी है। फिर आ रहे हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे,
इट इज अज्यूम्ड दैट द कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन। देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था परफेक्टली इलास्टिक, तो यहाँ पर लिखना है एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, अगर ना हो तो ऐसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फिलहाल वो एमसीक्यू के लिए याद कर लो, वर्ड फिलहाल अभी नहीं आया आपके पास। अच्छा, आगे लिखते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन का मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। फिर लिखता है द अट्रैक्टिव फोर्स, ये कौन सा आ गया, नंबर 4 पॉइंट, यहाँ स्टार्ट करेंगे। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेज आर एज्यूम्ड एज ए नेग्लिजिबल सिंस द पार्टिकल आर वाइडली अपार्ट, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और जब कब दूर हैं ये शर्त है कि प्रेशर को कम होना चाहिए। ये 4th पॉइंट हो गया। नंबर 5 पॉइंट आप यहाँ से शुरू करोगे, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल तक भी कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा आगे लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ भी है, तो मेरा फिक्र लिख लें वो भी ठीक है। फिर आ जाए जी नंबर 6 पॉइंट पर, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, यानी लिक्विड वाली बात आ रही है, तो ये लिक्विड वाली बात आप चाहो तो एक फिक्रा लिख लें, आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। ठीक है, दे आर ऑल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इतना भी काफ़ी है, और अगर इजाफी करना चाहें तो फिर 1-2 फिक्रे और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया। और फिर आता है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में सॉलिड सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ, वही जो मैंने लिखा है, आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द इंटर, ये आपके पास 7 पॉइंट यहाँ तक बेशक आप लिख लें। सो स्ट्रॉन्ग दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज इन अ फिक्स पोजिशन, यहाँ भी काफ़ी है। और इसमें एक फिक्रा और भी है, दीज पार्टिकल पोजेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। तो यहाँ तक तो आपको मुकम्मल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप पूरी बुक के ऊपर पढ़ते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, और आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन से कहते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूलर मोशन, जैसे पढ़ना चाहें। तो बेटा ये मैं आपको भी बता देता हूं, इसका जवाब आपने कहां पर लिखना है। बाकी देखो मैं वहां पे बता दूंगा, अगर मॉलिक्यूल सीधी हरकत कर रहे हों, आ रहे हों और जा रहे हों, तो ये ट्रांसलेशन मोशन कहलाती है। अगर एक जैसे पेंडुलम की तरह कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हों, कभी वहां जा रहे हों, इसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। एक ही खास जगह पर रहकर भी थरथरा सकते हैं, इसको भी हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल मोशन। और अगर एक मॉलिक्यूल कभी इधर रोटेट कर रहा है, यानी ऐसे करके या ऐसे करके, तो हम उसको कहते हैं कि वो कर रहा है क्या, रोटेशन। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की मोशंस हैं, इनका आंसर क्या है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फिर आंसर जो है वो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस एंड अ लिक्विड शो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। इनके नाम याद कर लीजिएगा, ये आपके पास समझ लें एमसीक्यू भी है। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। अगर सीधी हरकत हो रही हो तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन, और अगर कोई एक जगह से पार्टिकल कभी इधर जा रहा हो कभी उधर जा रहा हो तो उसे कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और अगर क्या हो, एक पार्टिकल मूव कर रहा हो गोल गोल, तो उसे कहते हैं रोटेशनल। जरूरी नहीं है पार्टिकल ऐसे मूव करे, पार्टिकल ऐसे मूव भी कर सकता है, अपनी ही जगह पर घूम सकता है, तो इसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये डिफरेंट किस्म की मोशन है, गैस में ये सब मिल जाती हैं, लिक्विड में भी ऑलमोस्ट सब मिल जाती हैं, लेकिन बेटा सॉलिड के अंदर ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, और जहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन होती हैं वहाँ पर फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ये जो 7वां पॉइंट है आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, 7वां पॉइंट आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गई कि आपने किस तरह से अपने नोट्स को राइट करना है, कितना कितना लिखना है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो आज हमने लेक्चर लिया, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है या आपको लगता है कि इसको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर राइट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं जैसे कह रहा हूँ बड़ा मजा आएगा वक्त के साथ साथ पढ़ने का, और हम टू द पॉइंट चलेंगे, बेहतरीन और आसान करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।